मेरा नाम निकिता है और मेरी बड़ी बहन का नाम सोनिया है। मेरी दीदी बहुत ही खूबसूरत थी। मैं दीदी से 3 साल छोटी थी। जब सोनिया दीदी 18 साल की हुई तो रिश्ते आना शुरू हो गए। वो शादी के नाम से दूर भागती थी, कहती मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। शादी के बाद तो सिर्फ मैं घर के कामकाज में उलझी रह जाऊंगी। उनका सारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई की तरफ था और मम्मी पापा भी कहते अभी इसकी उम्र ही क्या है, पढ़ने का शौक़ है तो इसे पढ़ने देते हैं। बस ऐसे ही कह कहकर वह हर रिश्ते को ठुकराते रहे। टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला और दीदी के बीए के बाद बीएड किया और फिर एमए किया। रिश्ते आते रहे और वह इनकार करती रही, अभी नहीं, पहले कुछ बनूंगी फिर शादी करूंगी। भगवान ही जाने वे क्या बनना चाहती थीं। सपने तो उनके बहुत ही बड़े थे। नौकरी की तलाश में उन्होंने बड़े बड़े किरदारों से मिलना शुरू किया, ऑफिसों के चक्कर भी काटे, लेकिन उन्हें कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। फिर उन्होंने थक हार कर एक स्कूल में टीचर की जॉब कर ली। कुछ टाइम स्कूल में पढ़ाया, फिर घर बैठ गई। बोली कि बच्चों को पढ़ाना अपनी जान देने जैसा काम है। मेरे तो सिर में दर्द होने लगता है। उन दिनों मैं पढ़ाई कर रही थी और जवान थी, और अब जो भी रिश्ता आता वह दीदी को नज़रअंदाज करके मेरा हाथ मांगते, जबकि मेरे मम्मी पापा की इच्छा थी पहले बड़ी बेटी के ही हाथ पीले होंगे। टाइम बीत रहा है कि मैंने ऐसा कर लिया। अब सभी मम्मी पापा को समझाते कि तुम लोग अच्छे अच्छे रिश्ते को ठुकराते जा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो बड़ी बेटी के चक्कर में छोटी बेटी भी घर पर ही रह जाए। मम्मी पापा दीदी की शादी को लेकर बहुत परेशान थे और अब इन हालतों में से घबराकर मम्मी ने शादी करवाने वालों से सहारा लेना शुरू कर दिया। मम्मी ने उन्हें पैसे भी दिए और कहा मेरी बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आओ। रिश्ता करवाने वाली औरत एक दिन रिश्ता लेकर आई। मम्मी पापा उनसे मिलने गए। लड़के के मम्मी पापा ने लड़के की तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक कर दिए कि लड़का बहुत अच्छा है, लाखों में एक है, वगैरह वगैरह। फिर कुछ दिन बाद मम्मी पापा लड़के के घर जाकर दोबारा लड़के से मिल। लड़का देखने में इतना अच्छा नहीं था, शक्ल सूरत भी कुछ खास नहीं थी, मगर वे लोग मेरे मम्मी पापा से इस तरह शराफत से पेश आए, मेरे सीधे माँ बाप ने हाँ कह दी और 2 महीने बाद की शादी की तारीख रखी गई और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी की तैयारियों में 2 महीने ऐसे बीत गए जैसे अभी 2 दिन पहले की ही बात हो। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया और हम लोग मेहंदी वाले दिन लड़के के घर लड़के को मेहंदी लगाने गए तो मैंने पहली बार अपने जीजा को देखा था। उस पर नज़र पड़ते ही मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। पक्का रंग और मामूली शकल सूरत और सर से गंजा थोबड़े पर चमक देखकर पहले तो मुझे बहुत हंसी आई, फिर दीदी की किस्मत पर रोना आ गया कि दीदी की कैसी किस्मत फूटी है। मैं यही सोचने लगी, इतने इतने अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकराया था और अब ये अजनबी शख्स उसे डोली में लेकर आ गया। जैसे ही मैंने उससे मेहंदी लगाने के लिए हाथ आगे करने को कहा और मेहंदी लगाने लगी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल वही टूट कर रह गया। जो मेरे दिल में जीजा के लिए इज्जत थी वही चकनाचूर हो गई। मैं तो अपना हाथ झटक कर एक तरफ हो गई। फिर उन्हें दूसरी लड़कियों को मेहंदी लगाने को कहा और मैं उसे देखे जा रही थी। ये सोचकर हैरान थी मम्मी और पापा को इस इंसान में क्या पसंद आया था जो बिना देखे भाले जल्दी से हाँ कह दी। मेरी नज़र उन्हीं पर थी। दूल्हे राजा तो बढ़ चढ़कर लड़कियों से बातचीत में हिस्सा ले रहे थे, मजाक किए जा रहे थे। शायद उनके ख़ानदान में इस तरह के गंदे मजाक करने का रिवाज होगा। मैं एक तरफ खामोश खड़ी थी। मुझे खामोश खड़ा देखकर मुझे आवाज़ लगाने लगे, साली साहिबा इधर तो आओ। भाई हम तो अपनी साली के हाथ से ही पान खाएंगे, हमारी ये इच्छा पूरी नहीं करोगी क्या? उनकी यह इच्छा सुनकर सारी औरतें हंसने लगी और ऊंची ऊंची आवाज़ में कहने लगी, कहीं पान खाने के बहाने साली का हाथ ही ना खा लेना। इस तरह की मजाक तो हर शादी में आमतौर पर होती हैं, पर मुझे ये मजाक पसंद नहीं आया और मैंने मजाक करने वाली औरतों को गुस्से से देखा। उनमें से एक औरत पान ले आई और मेरे हाथ में पान थमा दिया और मुझसे बोली, लो अपने जीजा की इच्छा पूरी कर दो। तुम्हारे जीजा ने तुमसे पहली फरमाइश की है, फिर तुम भी बदले में इससे कुछ भी लेने की फरमाइश करना। मैं अपने दिल में उसको गाली दे रही थी मगर ज़ुबान से कुछ ना बोली। स्टेज पर बैठे जीजा पान खाने को बड़े बेचैन हो रहे थे और बार बार बोल रहे थे, साली साहिबा अब खिला भी दो, तुम तो हमारी छोटी साली हो। मेरे हाथ में पान था लेकिन मेरे कदम समझो वहीं जम गए थे। फिर एक लड़की मेरी तरफ पड़ी और मुझे जीजा जी की तरफ ले जाने लगी।
और मुझे पकड़कर उसके पास ले गई। जैसे ही मैंने पान खिलाने के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। जैसे ही मैंने पान खिलाया तो उन्होंने मेरी दांतों उंगली काट ली। मेरी तो चीख ही निकल गई और जीजा जी मुस्कुराने लगे। मैं अपने आंसू पहुँचती हुई स्टेज से नीचे उतरकर भागने लगी। मेरे खींच कर थप्पड़ मारने को जी चाह रहा था और मुझे अपने मम्मी पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने कैसे लड़के को पसंद किया है। सगाई होने तक मैं ऐसे ही खोई खोई सी रही और शादी के कामों में भी मन नहीं लग रहा था। अपनी दीदी की तरफ एक नज़र उठाकर देखती तो रोने को मन करता। शादी का दिन आया और दीदी विदा होकर उनके घर चली गई। अब जब भी दीदी घर आती तो मैं ये देखकर हैरान रह जाती कि उनके पति के हाथ में एक एक डिब्बा होता जिसमें बहुत सारे पान होते और मजाक मजाक में मुझसे कहते कि एक पान और तुम ही खिला दो। ना चाहते हुए भी अपनी दीदी की वजह से कहीं उनका घर ना खराब हो जाए मैं उनको पान खिला देती और मुझे और दीदी को भी पान खाने को कहते और हम पान खाने से इनकार कर देते। शुरू के दिन तो दीदी को ले आते, फिर उन्होंने आना जाना कम कर दिया था। दीदी के जाने से घर सूना सूना हो गया था। मैं दीदी को रोज़ याद करके रोती थी। एक दिन मैंने अपनी मम्मी से कहा, भगवान जाने दीदी कब आएगी, मेरा दिल बहुत उदास है, मेरा दिल उनसे मिलने को कर रहा है। मम्मी ने कहा, तो तुम चली जाओ उनसे मिलने, वह भी तुम्हें याद करती होगी। फिर भाई से कहा, निकिता को ले जाओ, यह अपनी बहन से मिलना चाहती है। भाई ने गाड़ी निकाली और मुझे दीदी के घर ले गए और मुझे गेट पर ही उतार दिया और कहा, जाओ तुम जाकर मिल आओ, मैं यहीं खड़ा होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, पर तुम ज़्यादा देर न लगाना। और भाई अंदर नहीं आए क्योंकि वह भी जीजाजी को पसंद नहीं करते थे। मैंने अंदर चलने को कहा तो बोले, तुम जाओ, मैं फिर कभी हो आऊँगा। मैं अकेली ही अपनी दीदी के पास गई। उस वक्त अपने देवर और पति के साथ बैठकर खाना खा रही थी। मुझे देखते ही विवेक की आंखों में चमक आ गई और कहने लगे, तुम आ ही गए हो ना, अच्छा बताओ पान लाई हो? तुम्हें पता है हम पान के शौक में खाते हैं, पान तो हम तुम्हारे हाथ से ही खाएंगे। और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सब्र का घूंट पिया और चुप ही रही। दीदी ने कहा, अच्छा हुआ निकिता तुम आ गई, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। बताओ तुम खाना खाकर आई हो? आ जाओ मेरे साथ खाना खा लो। मैं जीजाजी के इस मजाक से भड़क गई। तुम क्या खाकर आई हो? क्या नहीं, मुझे तो लगता है तुम घर से भूखी ही आई हो। उनकी इस मजाक पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। दीदी को देखने आई थी तो देख लिया, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। जीजाजी फिर एक बार मुस्कुराते हुए बोले, क्या देखने आई थी कि उनकी शादी ना होती? क्या उम्र भर उन्हें अपने पास रखना था? क्या अब तो बर्दाश्त की हद हो गई थी। मैं रोती हुई उनके घर से निकल आई। दीदी मुझे बुलाती रह गई। बाहर भाई खड़ा था। मैंने कहा, चलो भाई मिल लिया, आज के बाद मैं यहाँ कहीं नहीं आऊँगी। सब ठीक तो है? भाई ने बड़ी हैरानी से पूछा। क्या उन्होंने तुम्हें कुछ कहा है जो तुम रो रही हो? ऐसे में अपने भाई की ये बात भी अच्छी ना लगी। एक दिन दीदी घर आई, मम्मी ने पार्टी रखी थी, खुश नज़र नहीं आ रही थी। मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ना जाने अकेले में मम्मी से क्या कहा। मम्मी भी रोने लगी और मुझसे कहा, कभी भी तुम अपने जीजाजी के सामने मत जाना। पर ऐसा क्यों मम्मी? मैंने सवाल किया तो दीदी ने जवाब दिया कि ये लड़की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत ही बदसूरत है और बदतमीज़ भी है। मुझे एकदम से ये सुनकर गुस्सा आ गया। बदतमीज़ और बदसूरत तो वो खुद हैं, मैंने आगे बढ़कर जवाब दिया था। अब के बाद जब भी दीदी घर आती तो उनके पति उनके साथ आते और कुछ ही देर बाद उन्हें वापस ले जाते। मुझे लगता था कि दीदी विवेक के साथ शादी के खुश नहीं हैं, मम्मी पापा की इज्जत के खातिर निभा रही हैं। अब तो मम्मी पापा भी उदास रहने लगे थे। एक दिन जब मैंने वजह पूछी तो मम्मी बोली, विवेक बहुत कंजूस है, सोनिया को जेब खर्चे के लिए पैसे भी नहीं देता, पैसे को मोहताज रहती है। वह जब भी घर आती है मैं कुछ ना कुछ पैसे उसके पर्स में डाल देती हूँ। दरअसल तुम्हारे जीजाजी की तनख्वाह ज़्यादा नहीं है, उन्होंने हमसे झूठ बोला था कि अफसर हैं। यह एक अफसर नहीं है बल्कि एक नौकर हैं, और जिस कोठी में वह रहते हैं वह कोठी उनके चाचा जी की है। इस बात पर मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया, पर अब क्या हो सकता था। अब पछताए क्या हो जब चुड़िया चुग गई खेत। मम्मी पापा को अब दुख होता कि जब सोनिया के अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे तो हम ठुकराते रहते और विवेक का रिश्ता एक ही बार में ले लिया।
अच्छी तरह से किसी से पूछताछ भी नहीं की, बस उस रिश्ते करवाने वाली औरतों की बातों में आ गए और उनकी बातें सच समझ ली, जो कि एकदम से झूठ थी। उधर विवेक आए और बहुत परेशान थे और अपने ससुर से यानी मेरे पापा से कहा कि मेरे चाचा जी वापस आ रहे हैं और कोठी खाली करने का हुक्म दिया है। पापा ने कहा, वह तुम्हारा काम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, प्लीज़ आप मेरी कुछ मदद करें। मेरे पापा ने उन्हें दिलासा दिया और अपना पुराना मकान उन्हें रहने को दे दिया। किराए पर दिया हुआ था। वक्त गुजरता रहा और मेरी दीदी को भगवान ने शादी के 2 साल बाद एक बेटा दिया और एक बेटी भी हो गई। 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, पर विवेक से कहीं रहने का इंतज़ाम ना हो सका। अब विवेक ने नौकरी भी छोड़ दी थी और पापा से कहा, सोनिया और बच्चों को आप कुछ दिन अपने पास रखें, मैं विदेश जा रहा हूँ। वहाँ मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। एक छोटी सी नौकरी में क्या रखा है, आदमी अपना घर खर्च भी नहीं निकाल सकता। पापा बेचारे क्या कहते, मजबूरन अपनी बेटी और बच्चों को अपने घर ले आए और जीजा जी विदेश चले गए। वहाँ जाकर किस्मत ने उनका साथ दिया और बहुत सारा पैसा कमा लिया और देश वापस आ गए। वहाँ आकर उन्होंने अपना फ्लैट खरीदा और घर भी बना लिया। फिर वह दोबारा जाने लगे तो पापा ने कहा, अब अपने बीवी बच्चों को अपने साथ ले जाओ, हम कब तक इन्हें संभालते रहेंगे। बच्चे आपके बिना उदास रहते हैं। एक बार तो चुप हो गए, लेकिन फिर दीदी और बच्चों को अपने साथ ही ले गए। इधर मेरे मम्मी पापा ने मेरा रिश्ता एक लड़के से पक्का कर दिया था, जो मुझे पसंद भी करता था, लेकिन लड़के की पढ़ाई की वजह से शादी 3 साल बाद रखी गई। 3 साल का टाइम तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस बार मेरे पापा अमीर ख़ानदान में शादी करना चाहते थे। मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी थी। एक ही साल बीता था कि दीदी और बच्चे वापस आ गए। दीदी ने एक और बेटे को जन्म दिया। इस बार मेरी बहन बहुत ही नाजुक और उदास दिखाई दे रही थी। मम्मी ने दीदी से पूछा, क्या हुआ है, तुम वहाँ पर खुश नहीं हो क्या? दीदी कहने लगी, मेरा दिल उदास रहता है। विवेक पैसे आने के बाद बहुत बदल गए हैं। बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़े करते हैं, बिना वजह ही ताने देते हैं, मेरे साथ बेरुखी बरतने लगे हैं। पहली बार दीदी ने अपने पति की शिकायत की थी, जबकि बहुत खुशी खुशी विवेक जीजा जी मम्मी और पापा से मिले थे और बहुत खुश भी नज़र आ रहे थे। इसलिए पापा भी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कह सके। 3 महीने रहकर दीदी चली गई। अब जब भी फ़ोन करते उनकी आवाज़ बहुत ही धीमी निकलती, जैसे अभी अभी रोई हो, और हर बार कहती, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, भगवान ही जाने मुझे क्या हो गया है, मेरा दम घुटने लगा है, मैं सही से सांस भी नहीं ले पाती। मम्मी ने विवेक जीजा जी से बात की तो उन्होंने कहा, कई डॉक्टरों को दिखाया है और इलाज भी चल रहा है, दवाई भी अपने हाथों से ही खिलाता हूँ, मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। डॉक्टर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बीमारी है। लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेकिन दीदी ठीक नहीं हुई। इस बार आई तो एकदम से सूखी हो चुकी थी, हड्डियों का ढांचा दिख रहा था और आंखों के नीचे गड्ढे भी हो रहे थे। बस छुप छुप कर रोती रहती थी और पूछने पर भी कुछ नहीं बताती थी। मम्मी ने कहा, अब मैं इसे विवेक के साथ नहीं जाने दूंगी, कुछ टाइम के लिए अपने पास ही रख लूँगी और मैं खुद ही इलाज करवाऊँगी। तो विवेक जीजा जी भी नहीं गए। जीजी को खुद डॉक्टर के पास लेकर जाते और खुद ही दवाइयाँ भी खिलाते थे। एक दिन अचानक ही दीदी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उन्हें हिचकी आने लगी और देखते ही देखते वो भगवान को प्यारी हो गई। हमारे घर पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी हो। उनके 3 बच्चे भी थे जो रो रो कर अपनी माँ को पुकारते थे। यह देखकर हम सब भी बहुत रोते थे, क्या हो गया है, उनको मरे हुए 1 महीना भी ना हुआ था। विवेक जीजाजी ने भी वापस जाने की ठान ली और मम्मी से कहा, फ़िलहाल के लिए आप बच्चों को अपने पास ही रख लें, जैसे ही अच्छा सा रिश्ता मिलेगा मैं शादी कर लूँगा। आखिर माँ के बिना बच्चे कैसे रह सकते हैं, इनके लिए दूसरी माँ आते ही बच्चों को अपने साथ ले जाऊँगा। इस बात पर मम्मी रोने लगी तो विवेक जीजाजी कहने लगे, अगर आपको ये बात मंजूर नहीं तो निकिता के साथ मेरी शादी करा दें, बच्चे सौतेली माँ के साथ रहने से बच जाएंगे। यह सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। वह इंसान जिस इंसान को मैं पहले दिन से ही नापसंद करती थी, अब वह मेरे साथ शादी करने की जिद कर रहा था। मैं रो रो कर अपनी जान देने को तैयार थी। मेरा रिश्ता तो पहले से ही एक अच्छे लड़के के साथ पक्का था, तो मैं भी उस लड़के को पसंद करने लगी थी। हम सबके लिए ये बहुत बड़ी इम्तिहान की घड़ी थी और बच्चों की खातिर मम्मी पापा ने दिल पर पत्थर रखकर एक फ़ैसला किया और मेरे सामने हाथ जोड़कर सर झुकाए बैठे थे और कह रहे थे, सोनिया के बच्चे हम किसी और के हाथों में नहीं दे सकते और बच्चों की जुदाई भी हम बर्दाश्त नहीं कर पा सकते।
पापा ने अपना फैसला सुना ही दिया कि विवेक की शादी निकिता से कर देते हैं ताकि हमारे नाते सुरक्षित रहें और मैं उन लड़के वालों को खुद ही संभाल लूँगा। अब हमारी मजबूरी है और हम मजबूरी में ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट गया। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने तरह तरह के वास्ते देकर मुझे मजबूर कर दिया। जब विवेक से शादी हुई तो मुझे अपना मंगेतर बहुत याद आया। मैं इतना रोई कि रोते रोते गले में सांस आकर अटक गई। लेकिन जो भी हो, किस्मत के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। विवेक से शादी के बाद अब मैं उसकी बीवी थी। जिस इंसान से मुझे इतनी नफरत थी, आज मैं उसके बच्चों को रोज़ रात को अपने सीने से लगाकर सुलाती थी। वह अपनी माँ को याद कर करके बहुत रोते थे और ये मेरी प्यारी बहन के दिल के टुकड़े थे, उनको कैसे ना अपने दिल से लगाती। भगवान की मार समझकर अपने आप को शांत कर लिया। बच्चों की खातिर उनके बाप को बर्दाश्त किया। अब वह रोज़ पान लेकर आते और मेरे हाथों से खाते। जब मैं उन्हें पान खिलाती तो मेरा दिल एक तरह से जल सा जाता। जब मैंने एक दिन उनके मुंह में पान रखा तो विवेक ने एक ऐसी बात कही कि अब मेरा रोम रोम भी उनसे नफरत करता है और मेरा दिल उसे बद्दुआ दे रहा था। उसने कहा, तुम जानती हो, जब पहले दिन मेहंदी की रस्म में मैंने तुम्हें देखा तो भगवान से हाथ जोड़कर विनती की थी कि भगवान, जो मेरी बीवी बन रही है वो शादी के बाद मर जाए और मेरी साली को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊं। और भगवान ने मेरी विनती सुन ली। देखो, आज वह मर गई है और तुम मेरी बीवी बन गई हो। मुझे कुछ दिन बाद ये भी बताया कि मैंने तुम्हारी बहन को शादी की पहली रात ही बता दिया था कि तुम्हारी छोटी बहन की पहली ही नज़र में मुझे पसंद आ गई है और मुझे उससे प्यार हो गया है। और मैंने उससे ये भी कहा था, पर मैं तुम्हें तलाक देकर उससे शादी नहीं कर सकता। भगवान करे तुम जल्दी मर जाओ ताकि मैं उससे अपने दिल की रानी बना लूँ। काश विवेक की ये बात सुनने से पहले मैं मर जाती और मेरी बहन जिंदा रहती, बच्चों को पालती और उनकी खुशियाँ देखती। आज मैं उसी विवेक की बीवी हूँ जिससे मैं नफ़रत करती हूँ, लेकिन दीदी के बच्चों से मुझे बहुत प्यार है। ये सोचकर ही कि बच्चों के सामने पति के साथ बड़े ही प्यार से बात करती हूँ। यह मेरा दिल ही जानता है कि मेरे दिल में क्या है। शादी वाले दिन ही ये इरादा कर लिया कि वह अपनी बीवी की बहन से शादी करेगा और ये बात वह अपनी बीवी से कहकर दीदी को भी बहुत परेशान करता था। दीदी उसके साथ कैसे खुश रह सकती थी। सोचती हूँ इस आदमी के साथ खुशियाँ भरी ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। अपनी बेरखुई से दीदी को सताया होगा कि वह बीमार रहने लगी, फिर ना जाने कैसी दवाइयाँ खिलाईं जो वह अपनी ज़िंदगी से ही जंग हार गई। अब तो यह सब मेरे दिल में कभी भी नहीं जाएगा। मैं किसी से अपने दिल की बात को भी नहीं कह सकती। औरत का नाम ही मजबूरी है। मर्द तो आखिर मर्द होता है और पति कैसा भी हो फिर भी सर का ताज ही रहता है और उसके लिए भगवान से दुआ करना भी औरत का फ़र्ज होता है। लेकिन विवेक के लिए मेरे दिल से हमेशा बद्दुआ ही निकली और भगवान से प्रार्थना करती थी कि इसको इसके किए की सज़ा जल्दी ही दे देना। अभी 1 साल ही बीता था कि विवेक को पान खाने की वजह से कैंसर हो गया था और वह बिस्तर पर पड़ गया। बहुत इलाज होने के बाद भी वह बच ना सका। आखिरी सांसों में उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बुलाया और हम सब से माफ़ी मांगी और कहा कि ये सब कुछ उन्हें उनके किए की सज़ा मिल रही है। अब हम क्या कर सकते थे। मेरी बहन तो वापस नहीं आ सकती थी। मेरे मम्मी पापा ने उसे माफ़ कर दिया और कहा, भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा दे दी है। विवेक की मौत के बाद कुछ समय बीता और फिर एक बार राज के घर वाले मेरे घर आए और अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा और उन्हें सब बात पता था कि मेरे पापा ने मेरी शादी विवेक से किस हाल में की थी। राज आज भी उसे मुझे पहले की तरह ही चाहते थे और राज के मम्मी पापा ने भी मुझे बच्चों के साथ बहू के रूप में स्वीकार किया और मेरे मम्मी पापा ने हाँ कर दी। आखिर इतना सब कुछ होने के बाद मेरी शादी राज से हो गई। अब इस बात को 2 साल बीत गए हैं। भगवान ने हमें एक छोटा बेटा दिया है। आज राज और मैं अपने बच्चों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हमें जितना मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए और भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।